नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश के खुलासे की। गोधरा दंगा का बदला लेने के लिए पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के ऑपरेटरों ने पूरे अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर एक के बाद एक 21 ब्लास्ट किए थे। मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी विधानसभा यानी उनकी कंस्टिट्यूएंसी मनी नगर में भी 2 जिंदा बम बरामद किए गए थे। उस समय यह ब्लास्ट मोदी को धमाके में उड़ाने के लिए प्लान की गई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी इससे पहले राजस्थान के जयपुर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दे चुके थे, यानी वो अनुभवी थे। और आज गुजरात सेशन कोर्ट ने ब्लास्ट के सभी 38 आरोपियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आज बात करेंगे ब्लास्ट के 13 वर्षों के बाद आए सेशन कोर्ट के इस फैसले और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गोधरा का बदला लेने की बात करने वाले आज भी मोदी की जान लेने की साजिश रच रहे हैं। क्या देश विरोधी ताकतें मोदी के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं? क्या पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो आतंकी संगठनों के एकजुट होने के प्रमाण है? और सबसे अहम ये कि क्या आतंकियों के मंसूबों को पूरा करने में भारत की सियासी पार्टियां मदद मुहैया करा रही है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जो आरोपी है इसमें, जो जिसको फांसी की सजा हुई है, जो 38 लोगों को फांसी की सजा हुई है, उनमें से जो एक है सिमी, उनका नाम है मोहम्मद सैफ और वो उनके पिता का नाम है शादाब अहमद शेख। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस बात का भी खुलासा करेंगे। इस पूरे मसले पर किस तरह से सियासी पार्टियां आतंकियों से उनके तार जुड़े हुए हैं, इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा है पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद मैं वो सबूत दिखाऊंगा जिस सबूत के आधार पर मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता के तार जो है आतंकियों से जुड़े हुए हैं। पहले देखते हैं योगी जी ने क्या कहा। थोड़ी देर पहले अहमदाबाद की एक न्यायालय के फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। ये मुख्यमंत्री योगी थे जो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने तत्काल बाद न्यायालय के फैसले के तत्काल बाद यह प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका पहले परिचय करा दूं। डॉक्टर श्रद्धाबेन राजपूत है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुजरात से। इसके अलावा आदित्य त्रिपाठी हैं यूपी से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और शैलेश दुबे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमान जुड़ गए हैं, सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं अरिंदम त्रिपाठी से करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो फोटो दिखाता हूं जिसके बारे में योगी जी कह रहे थे कि आजमगढ़ से संबंध है। और उसमें अखिलेश यादव के साथ इस तस्वीर में आप जिसको देख रहे हो शादाब अहमद शेख हैं, जो मोहम्मद सैफ के पिता हैं, जो कि जिसे सेशन कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है। किस तरीके से आतंकियों के लिंक जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे। ये सारे आतंकियों की लिस्ट है जो गुजरात सेशन कोर्ट ने जिसके खिलाफ सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई है। और ये शादाब अहमद शेख और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि क्या सियासी पार्टियां आतंकियों को संरक्षण दे रही है, क्या उनके मंसूबों को पूरा करने में सियासी पार्टियां मदद मुहैया करा रही है। इसी पर हम बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि क्या मोदी की सुरक्षा को आज भी खतरा है उन आतंकियों से जिन्होंने 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट किए थे। हमारे साथ श्रद्धाबेन राजपूत है, आदित्य त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, यूपी से कांग्रेस के प्रवक्ता है। और इसके अलावा शैलेंद्र दुबे जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा कि 2008 में यह जो ब्लास्ट हुआ है और जिस ब्लास्ट में
जो कोर्ट ने जिस तरीके के फैसले सुनाए हैं और उन कोर्ट की जो वर्डिंग है उस वर्डिंग पे क्या आपको कुछ कहना है? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने की, प्रधानमंत्री मोदी जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको मारने की साजिश थी और जो आतंकी थे वो गोधरा कांड का बदला लेने के लिए ब्लास्ट कर रहे थे और अनुभवी थे, काफ़ी ट्रेंड थे। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से उनका संबंध था और उनमें से एक आतंकी का संबंध समाजवादी पार्टी से भी था। आदित्य जी। बिल्कुल बहुत सोच समझ के वो फैसला आया है, चाहे वो उस समय हुआ हो या अभी भी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। वो उस समय मुख्यमंत्री थे, वो एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी साजिश हो रही है देश में तो इस पे एक बार पुनर्विचार कर एक कमेटी स्पेशल बना के उनके सिक्योरिटी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी मंसूबे में कोई भी हमारा बड़ा नेता, देश के बड़े नेता हैं और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी पार्टियां इस तरह के किसी भी उसका समर्थन करती है तो बहुत ही गलत बात है। ऐसे राजनीतिक पार्टियों को, ऐसे लोगों को तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी के लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे इन सब में सम्मिलित। बिल्कुल आदित्य जी, ये तो हम बात करेंगे और मैं अपने पीसीआर की टीम से कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के नेता को भी कनेक्ट किया जाए इस प्रोग्राम में ताकि उनसे भी जवाब लिया जा सके। लेकिन आदित्य जी, आपको जोड़ने का मकसद मेरा ये था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को जोड़ेंगे, उनसे हम जवाब लेंगे उनकी पार्टी के बारे में, लेकिन आपकी पार्टी भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, खासतौर पे करहल में जहां से अखिलेश यादव खड़े हैं उनके खिलाफ आपकी पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया, यानी इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं जो उनके सपोर्ट में, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में फ्रेंडली फाइट भी वहां पर आप लोग नहीं कर रहे हैं, सीधे तौर पे जो है वहां कोई प्रत्याशी नहीं दिया है। ये जो बात आई है कि समाजवादी पार्टी के नेता का एक जो आतंकी वहां पर जिसे फांसी की सजा हुई है उसके पिता का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ उसकी जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, तो क्या इसको संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ये बयान देगी, क्या ये बात कहेगी कि समाजवादी पार्टी के साथ वो किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं रखेगी, चाहे चुनाव के बाद या चुनाव के पहले? देखिए, ये तो बड़े लेवल की बात है। ये पार्टी के बड़े लोग जो भी निर्णय लेंगे इस पे जरूर कोई ना कोई निर्णय आना चाहिए और लोग उस पर चर्चा कर भी रहे होंगे। तो ये बड़ा कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता या राष्ट्रीय लेवल के हमारे पदाधिकारी हैं, ये वो उस पर विचार रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। तो बस इतना कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर उसके ऐसे संबंध है तो उसका विरोध होना चाहिए और पार्टी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। श्रद्धा बेन, आप गुजरात से हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था 2008 के बाद, 13 वर्षों के बाद ये फैसला आया है और जिस तरीके से मोदी को उड़ाने की साजिश थी, प्रधानमंत्री मोदी को उड़ाने की साजिश थी और ये साजिश अभी भी चल रही है। अभी जो पंजाब में हुआ, हम उस पंजाब में जो भी सुरक्षा में चूक हुई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसको मैं इस घटना से जोड़ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा जो है अभी भी खतरे में है और आतंकियों के निशाने पर जिस तरीके से गोधरा कांड का बदला लेने वाले आज भी मोदी को निशाना बनाने में की फिराक में है और मौके की तलाश कर रहे हैं? मुकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तब के वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा उस वक्त भी था और इस वक्त जो पंजाब में हुआ उस वक्त भी इस तरह की घटनाएं जो है वो हुई हैं। लेकिन इस घटनाओं में जो लोग इसमें सम्मिलित है या जिन पार्टी के लोग सम्मिलित है वो हमारे घर के दुश्मन है। वो कहा जाता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, उस तरीके से घर के भेदी भी कुछ लोग हैं। आज जो हमारी सेशन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, हम सभी उसका स्वागत करते हैं। वो दिन गुजरात कभी नहीं भूलेगा। 26 जुलाई 2008 के दिन सिविल हॉस्पिटल के 20 अलग अलग जिलों पे 22 जगह पे ब्लास्ट हुए थे। जो नारोल था और कलोल का भी एक विस्तार है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के पास के गांधीनगर जिले का है, वहां पर जो ब्लास्ट थे वो नाकाम हो गए थे। उस वक्त के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी, तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी थे और गुजरात पुलिस ने जो कमेंडेबल काम किया है, इसी आजमगढ़ के अपराधी को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस चॉपर लेकर भी गई थी। गुजरात पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की, जो लोगों ने 56 लोग जो है वो शहीद हुए थे, 249 लोग घायल हुए थे और उन सभी जो गवाह थे जिन्होंने बिना हॉस्टाइल हुए अपनी गवाही दी है। 13 सालों का संघर्ष और देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार 38 जिहादी आतंकवादियों को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि है गुजरात के न्याय तंत्र की ओर से, गुजरात पुलिस की ओर से, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से।
श्रद्धा बेन, ये तो ठीक है, ये सेशन कोर्ट का फैसला आने में 13 वर्ष लग गए। मुझे लगता है कि अभी अपील में भी जाएंगे ये जो आतंकी हैं, उनके जो वकील हैं, क्योंकि उनको उनके पीछे बड़ी शक्तियां हैं, बड़े संगठन हैं और उनको पैसा और उनके लिए वकील मुहैया कराने वालों की कमी नहीं है। राजनीतिक पार्टियों से जो उनके कनेक्शन है, उनके कारण ये मामला अभी और खिंचेगा। हालांकि भी फांसी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन फांसी होगी कब लटकाए जाएंगे ये फांसी पे, इसमें अभी भी वक्त है, क्योंकि अपील भी किया जा सकता है। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सियासी पार्टियों के संबंध आतंकवादियों से निकल रहे हैं, आतंकवादी संगठनों से निकल रहे हैं, और इसमें तो सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी का कनेक्शन दिख रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे, उनके संबंध कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से देखे गए हैं। ये सीधा संबंध है। क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है चुनाव पे, जो अभी चूंकि 5 फेज के चुनाव बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब का चुनाव भी बचा हुआ है, 20 तारीख को पंजाब का चुनाव है, वहाँ मतदान होने, क्या आपको लगता है इस फैसले से, ये जो सेशन कोर्ट का फैसला आया है, इससे कोई असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए मुकेश जी, ऐसा है, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, दिलों में गर पली बेजा कोई हसरत नहीं होती, दिलों में गर पली बेजा कोई हसरत नहीं होती, हम इंसानों को इंसानों से यूं नफरत नहीं होती। ये देश के अंदर ये बहुत ही घातक तरह का विमर्श जो जारी है, तमाम ऐसे राजनीतिक दल वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं और सिर्फ वोट बैंक को आधार मानकर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करने का प्रयास करते हैं। आज कहीं न कहीं माननीय कोर्ट के बाद जिस तरह से इन आतंकवादियों की त्योदशी संस्कार की तरफ एक कदम बढ़ा है, बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन अब जैसा कि आपने कहा कि कितनी जल्दी उनको जो है इसकी सजा दी जाती है, सजा सुनाना और देना दोनों में बड़ा अंतर है। क्योंकि देखा गया है पिछले वर्षों में ये आतंकवादी तमाम जो है अदालतों का सहारा लेते हैं, न्याय प्रक्रिया को लंबा खींचने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है। देखिए, स्वस्थ समाज में किसी तरह का अपराध न हो, ये आदर्शवादिता की स्थिति है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा संभव नहीं है। तो अपराध अगर हो जाता है तो आईपीसी ये कहती है कि अपराध की विवेचना उसके इंटेंसिटी के आधार पर करनी है। तो आतंकवाद जितना कुकृत्य, जितना संगठित अपराध कोई हो ही नहीं सकता। इसमें मेरा तो ये, मैं कई टेलीविजन डिबेट्स में इस बात का मैंने जिक्र किया है कि बिना किसी तरह की लाग लपेट के इमीडिएटली जो भी साक्ष्य है उनके आधार पर हाई कोर्ट को भी अगर ये लोग जाते हैं, वहां पर अपील करते हैं, विद इन 30 डेज उसको भी फैसला देना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो विद इन 30 डेज और सुप्रीम कोर्ट को भी डिसाइड करना चाहिए। और जितने ये 38 लोग हैं इनको तुरंत फांसी पर लटकाना चाहिए, जिससे कि एक सख्त मैसेज जाए। देखिए, आतंकवाद क्या है, हम और आप मान लीजिए जो आम आवाम है किसी भी प्रदेश की या हमारे पूरे देश की, जो आम तरीके से शांति से अमन चैन का जीवन जी रही है, अपना रोजगार कर रही है, नौकरी कर रही है, और अचानक हम क्या देखते हैं, ऐसे गलत मंसूबों पाले हुए लोग आते हैं और हमारा जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो इन लोगों के साथ इस तरह का जो संगठित अपराध है, इसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपने ये पूछा कि इस फैसले का असर क्या राजनीतिक तौर पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा साहब। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि एक आतंकवादी जिसका पिता समाजवादी पार्टी का नेता है और विजुअल्स में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो तस्वीर देखी जा सकती है, तो अब इसमें कुछ कहने की गुंजाइश बचती नहीं है। और पिछले दिनों पंजाब में जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ ब्रीच किया गया, संवैधानिक प्रमुख देश का राष्ट्रपति होता है और एग्जीक्यूशन को ले तो प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की अगर कोई भी प्रदेश, कोई मुख्यमंत्री सुरक्षा एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है, तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम किस तरह भरोसा कर सकते हैं? तो ये समय आ गया है कि बिना किसी लाग लपेट के यदि अपराध संगठित है और अपराध की इंटेंसिटी को देखते हुए, तो मैं तो ये आह्वान करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को से भी और हमारी केंद्र सरकार से भी कि अब समय आ गया है कि संगठित अपराधों के लिए एक बहुत ही अलग तरह का स्टैंड लेके
नहीं देखिए, संगठित अपराध के लिए अलग से कानून भी बने हैं। यूएपीए के तहत ये जो फैसला है वो भी यूएपीए के तहत दर्ज हुआ है और इसीलिए फैसला आने में हालांकि बहुत देर हुई है और मुझे लगता है कि इसमें और भी देरी होगी। लेकिन एक जो बात है, जो मैं जब से ये फैसला आया है, जब से ये सूचना मुझे मिली कि ये इसमें समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ है, एक आतंकी जिसे फांसी की सजा हुई है, उसके जो पिता है वो समाजवादी पार्टी के नेता है और अखिलेश यादव के करीबी हैं। और जिस तरीके से हर एक आतंकी का जो धर्म है वो इस्लाम होता है, ये बिल्कुल निर्विवादित है, इस पर कोई विवाद ही नहीं है। और इस पे जिस तरीके की राजनीति हो रही है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, कोई भी टीवी डिबेट में आने को या कैमरा पे आने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। आखिरी टाइम में आदित्य त्रिपाठी जी आए। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपनी पार्टी की तरफ से आप अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी भी कोई आने को तैयार नहीं है। अभी बीच में भी जो हमने बात करी, हमारी जो टीम ने बात करी, कोई आने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। आदित्य जी, ये जो मसला अभी आ रहा है, जो सभी आतंकी जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले ही होते हैं और इन धर्म का संरक्षण करने वाले लोगों या वोट बैंक की तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में मुसलमानों का, खासतौर पे कांग्रेस जो कर रही है आरोप, नहीं इस पे इसके बहुत सारे सबूत के साथ भी चीज़ें सामने आ चुकी है। क्या आपको लगता है पंजाब में जो हुआ, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और एक जो बात आ रही है कि आतंकी संगठन आपस में मिल चुके हैं और मिल करके संगठित होकर के घटना को अंजाम दे रहे हैं, और पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई थी और जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ था उसमें भी आतंकी संगठनों के हाथ, खालिस्तान के भी हाथ कहने की बात की जा रही है और उसको कांग्रेस सरकार के संरक्षण की बात भी कही जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला तो वो जो सिक्योरिटी ब्रीच था उसको चीफ मिनिस्टर खुद बात हो रही थी वहां पे चन्नी जी की, चन्नी जी ने पूरा उसको आके स्टेटमेंट भी दिया अपना कि वहां किसान मोदी जी से करीबन 2 किलोमीटर दूर थे। लेकिन आपने देखा होगा आपके चैनल पे, कई चैनल पे हमने देखा कि कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लेके उनकी गाड़ी तक पहुंचे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या नहीं, आदित्य जी मैं साफ कर दूं, भाजपा का कोई भी नेता उनकी गाड़ी तक नहीं पहुंचा था। अगर भाजपा का नेता भी वहां पे धरना दे रहा है तो जो प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री के रास्ते में, काफिले में कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वो उनकी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो। जो प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से नहीं आना चाहिए और उसका पालन नहीं किया गया। अगर लास्ट मोमेंट पे प्रधानमंत्री का रूट चेंज होता है तो भाजपा वालों को कैसे पता था उस रूट के बारे में? ये तो सरकार को जवाब देना है ना, ये तो सरकार को देना है, ये तो सरकार को जवाब देना है कि उसने रूट का खुलासा कैसे किया, किसके सामने किया। ये देखिए, जो बात जिस बात मंत्रालय देता है, सीएमओ देता है, बिल्कुल जिस बात का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए था, आप वही बात, वही इल्जाम आप बीजेपी पे लगा रहे हैं। ये बात तो भाई पंजाब सरकार की जिम्मेदारी थी ना, अगर रूट वो डाइवर्ट कर रही थी तो रूट की जानकारी उनको भी रिवील नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे। देखिए, इस पे हम लोगों ने इस पे कुछ हुआ तो पुलिसिंग कर सकते थे वहां पे। बिल्कुल, देखिए इस विषय पे बहुत बार हमने डिबेट भी किया हुआ है, बहुत प्रोग्राम में बात की, जांच चल रही है, जांच में जो होगा वो खुलासा हो जाएगा, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या आतंकवादी संगठन जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, तो क्या पंजाब में जो हुआ वो आतंकवादी संगठनों के एकजुट होने का प्रमाण था और इसमें कांग्रेस का संरक्षण, क्योंकि सियासी पार्टियों का संरक्षण मिल रहा है तभी वो इस तरीके के घटना को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। पंजाब में किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा था, 700 किसानों की शहादत हुई थी और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर किसान, सारे संयुक्त किसान मोर्चा, सारे किसान संगठन मोदी जी का उस समय विरोध कर रहे थे, मोदी जी की रैली का विरोध कर रहे थे। इसको खालिस्तानियों से जोड़ना और आतंकवादियों से जोड़ना ये गलत होगा, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री चन्नी जी खुद बता रहे थे कि वो गए थे और वहाँ कई बार उन्होंने वार्ता भी की, उन लोगों से मनाने की कोशिश की कि कोई अतिथि अगर आपके राज्य में आ रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं थी उनकी सुरक्षा। एनकाउंटर में जो लोग के नेता, महिला नेता रो रहे थे, मुझे नाम नहीं लेना, लेकिन वो रो रही थी, तो वो कैसे, वो लोग तो आतंकवाद को पोष रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी से उसके तार जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ का वो इंसान है। ये सारी जो पार्टियां हैं, ये इनकी जो फंडिंग है वो टेरर फंडिंग के थ्रू ही है। इस देश में असमानता, असुरक्षता, ये सारे जो मुद्दे हैं वो यही लोग पेनिट्रेट करते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति यही लोग करते हैं, दुकान चलती है पार्टियों की फंडिंग जो भी है वो कांग्रेस भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। बाटला हाउस एनकाउंटर में माननीय सोनिया जी रो रही थी, अभी भी जो कनेक्शन है वो समाजवादी पार्टी के बंदे का है इसके साथ। देश की सुरक्षा इनको प्यारी नहीं है, इनको अपनी राजनीति प्यारी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देश में कानून का राज है।
कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। समाजवादी पार्टी के नेता को हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कोई नेता जो है सामने आकर के बात करने को अभी तैयार नहीं हो रहे। समाजवादी पार्टी के नेताओं से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है पंजाब में जो हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, क्या यह आतंकवादी संगठनों के एकजुट होने का प्रमाण है? मान सकते हैं प्रमाण इसे? देखिए मुकेश जी, चर्चा के पहले भाग में कांग्रेस के मित्र के द्वारा जिस तरह से न्यायालय के फैसले का स्वागत किया गया, मुझे लगा था कि बहुत अच्छा संकेत है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब पंजाब की घटना का जिक्र आता है और उसमें उस जो सिक्योरिटी ब्रीच को आप किसानों के उग्र प्रदर्शन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख दूं कि प्रोटोकॉल के तहत जो आंतरिक घेरा होता है वो एसपीजी की जिम्मेदारी होती है, और पुलिसिंग जो स्टेट की पुलिसिंग है, जो बाहरी घेरा होता है, वो सपोर्ट करती है। इसमें एक सबसे जो ब्रीच में जो सामने तथ्य आया है कि प्रोटोकॉल के तहत अगर मान लीजिए वहां के जो मुख्य सचिव हैं वो उनको उपस्थित होना चाहिए था, वो ही वॉज नॉट प्रेजेंट। वहां के डीजीपी को प्रेजेंट होना चाहिए था, ही वॉज नॉट प्रेजेंट। तो इन चीजों को आप क्या कहेंगे? बहुत बड़े सिक्योरिटी लैप्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी जो उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, तो उसमें हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ बिल्कुल, इस तरह की घटना देखिए, आपने जो कहा इस तरीके की बात है, याद आ गई मुझे जब राजीव गांधी के साथ हादसा हुआ था, राजीव गांधी की हत्या हुई थी बम ब्लास्ट में चेन्नई में, तो उनके साथ भी इसी तरीके का वाकया था। उनके साथ जो सिक्योरिटी के चीफ होने चाहिए थे वो नहीं थे। उस समय कांग्रेस का कोई भी नेता, सीनियर या जूनियर, कोई भी उनके साथ में नहीं था। पहले था, लेकिन स्पॉट पे जाने से पहले सभी कोई जो है अलग हो गए थे। उसके अलावा जो डीजीपी को होना चाहिए था साथ में, वो नहीं थे। जो आईबी के चीफ को जो उनको जानकारी देनी चाहिए था, वो भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें किताब में, पब्लिक डोमेन में आ चुकी है किताब के माध्यम से। तो जब साजिश रची जाती है आतंकवादियों की तरफ से, तो ये पूरा प्लान होता है और हर एक व्यक्ति की जो है भूमिका पहले से तय कर दी जाती है। इसलिए ये कहना कि वो जो ब्रीच, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो खिलवाड़ हुआ पंजाब में, वो एक घटना नहीं थी, वो साजिश नहीं थी, एक घटना थी, मैं इससे इनकार करता हूँ। हालांकि जांच का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, जांच की रिपोर्ट आएगी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन शैलेंद्र जी, मेरा जो सवाल था कि क्या आतंकी संगठन एकजुट हो रहे हैं? पंजाब का आतंकवादी संगठन हो, या केरला का नक्सलाइट हो, या उड़ीसा झारखंड का नक्सलाइट हो, या कश्मीर के आतंकवादी संगठन हो, या सिमी, या इंडियन मुजाहिदीन हो, क्या सभी ने अपना नेटवर्क तैयार किया है? सभी आईएसआई के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं और भारत सरकार खासतौर पे मोदी सरकार को गिराने, उसे कमजोर करने और मोदी की हत्या की साजिश में जुटे हुए ये सारे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जब से मई 2019 में इस सरकार का गठन होता है, उसके बाद जो तमाम 3-4 बड़े फैसले लिए जाते हैं, जो कि महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में, चाहे ट्रिपल तलाक के कानून का अनुपालन करना हो या कश्मीर से धारा 370 का हटना हो, तो इन बड़े फैसलों के बाद कहीं न कहीं जो मुस्लिम मतदाता है उनके बीच में इस तरह का भ्रम और इस तरह का जो डर का माहौल पैदा करके, लेकिन शैलेंद्र जी, ये तो बातें आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन यलगार परिषद की अगर आप बात करें तो यलगार परिषद में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके मेल और उनके पास से जो कागजात मिले हैं, उसमें तो मोदी को मारने की धमकी, तभी तो 370 हटाया भी नहीं गया था। यानी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ साहब, मैं आ रहा हूँ। देखिए क्या है कि सरकार गठन के बाद जो ये चीजें तो 2014 से पहले से ही चल रही है, इवन 2002 के बाद सीक्वेंसेस में वो चल रहा है जी। लेकिन चूंकि ऊपर वाले का जब जिसके सिर पे हाथ होता है ना, तो कोई व्यक्ति किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल, मैं तो उस ऊपर वाले को बड़ा धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज ये देखने वाली बात है कि जो ये मैं बता रहा हूँ कि पूरे विश्व में अब बहुत तमाम विरोधी इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत देश जो है आजादी से पहले भी था और अभी भी है। अरे भैया, आजादी से पहले जो है 12 वर्ष मुगलों की हमने गुलामी झेली है, 300 वर्ष हमने ब्रिटिशर्स की गुलामी झेली है। बिल्कुल, तो गुलामी में जो है आप जीवन जीना, वो कोई जीना होता है क्या? और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस इस्लाम धर्म की दुहाई दी जाती है, आज वक्त आ गया है। आज विश्व के अंदर 57 मुस्लिम देश, जो कि संगठन है सबसे बड़ा OIC, हिमाकत करते हैं, जिनके संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दे आर द इस्लामिक राष्ट्र। और यह हिंदू और मुसलमान पे बात करने में हमें लोगों को बड़ा जो है शर्म आती है, बिल्कुल हिचक होती है, कॉम्प्लेक्स फील होता है। बिल्कुल। अरे भाई एक बात बताइए, यूएनओ का ये डेटा है 98% से ज्यादा जो मुस्लिम संगठन है, दे आर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता ना। अब जब ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोई खान निकलता है, कोई अहमद निकलता है, कोई पठान निकलता है, कोई यूसुफ निकलता है, कोई मोहम्मद निकलता है। बिल्कुल। और जिनके मूल में हिंसा हो, चलिए मैं एक तरफ को जो हिंदुस्तान का मसला एक तरफ रखता हूँ। आपने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का विभाजन कराया, आज पाकिस्तान में आप बहुसंख्यक हैं ना, क्या वहां शांति है? क्या नहीं है?
क्या सीरिया में शांति है क्या? नहीं है। क्या ईरान में शांति है क्या? नहीं है। क्या इराक में शांति है क्या? नहीं क्या है। अफगानिस्तान तो आज अफगानिस्तान ताजा उदाहरण है, अफगानिस्तान बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ, पूरे जी। विश्व को ये देखिए, इस्लाम जो है दो तरह का है। जो होली कुरान में इस्लाम का जिक्र है वो अल्लाह का इस्लाम है। जो आज जो हमारे देश में जो इस्लाम जिसका प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल, इस पे हम लोग वो बहुत मुल्लों का इस्लाम है। बार इस पे चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा या प्रधानमंत्री मोदी को उड़ाने की जो साजिश हुई थी 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट के जरिए गोधरा कांड का बदला लेने के दौरान, या गोधरा कांड का बदला लेने वाले जो लोग थे जिसने गोधरा कांड के बदले ये ब्लास्ट किया था, उनके दिलों में आज भी ये चीज सुलग रही है, बदले की आग सुलग रही है। वो आज भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और उन्हें मौके की तलाश है कि कब मौका मिले और कब प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए, उन्हें अपने रास्ते से निकाल दिया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी आपका, और आदित्य त्रिपाठी जी आपका, और डॉक्टर श्रद्धाबेन राजपूत जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी और अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जिसका रखवाला ऊपर वाला हो, जिसका रखवाला नीली छतरी वाला हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मोदी जी के साथ यही है, मोदी जी के साथ जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। मारने वाले चाहे जितनी भी साजिश कर ले, उनकी साजिश इस जनता के प्रेम के सामने कभी भी सफल नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।